तो वही है हमारे यहाँ लर्निंग स्टाइल जो मैं आपको दिखाने जा रहा था। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। लर्निंग स्टाइल के साथ साथ हम कुछ चीज़ें और कवर करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो अभी वीडियो को देख रहे हैं या आगे जैसे अपलोड होगी वो ये वीडियो देखेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि आज की जो 10th और 12th के बच्चे हैं, ये जो टेस्ट की मैं जिक्र कर रहा हूँ, या अगर 2 साल के बच्चे का अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको 2 साल के बच्चे की ग्रोथ कैसे होनी है, उसके आसपास कैसा माहौल होना क्रिएट करना चाहिए ताकि उसको पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक खुद पढ़े। वो सिटी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज हम ये दर्शा देना चाहते हैं, यहाँ दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान को जता देना चाहते हैं कि डोडा पूरे हिंदुस्तान को लीड करने वाला है। तो फिलहाल आपने देखा काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ के बच्चों को समझाने की कोशिश की है। तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबिल बिगड़ता जा रहा है, और चंद ही बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी वो कहीं ना कहीं फिर नाउम्मीदी का शिकार होते हैं, क्योंकि जब उनका रोज़गार का मसला होता है, जब बाकी दीगर अखराजात पूरा करने के मसले होते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं उस वक्त परेशान हाल हो जाते हैं कि आखिरकार हमने इतना कुछ किया और इसका कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके विजन को सलाम करता हूँ कि आपने जिस हेतु ये इंस्टीट्यूट का नींव का पत्थर रखा था, बेसिक रखा था, और आपने उनकी जो बेसिक नीड थी उसको भांपा। मैंने आपको सलाम इसलिए ठोका कि आप पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका बच्चा जीनियस है। हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा एक जीनियस है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग आपके पेरेंट्स का काम भी करेंगे और बच्चे का दोस्त बन के भी उसको अच्छा देंगे। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त BDI यानी ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा में मौजूद हूँ। आपको ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि BDI इस वक्त ज़िला डोडा के जितने भी हमारे नौनिहाल हैं उनके माइंड सेटअप को अच्छी तरीके से रोनमा होने में काफ़ी रोल अदा कर रहा है। और इस हवाले से आज हमें महसूस हुआ कि ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जो यहाँ पे बानी हैं उनके साथ बात की जाए और इनसे आप तक कुछ पैगामात पहुँचाए जाए कि आखिर ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा है, क्या वाकई ये बच्चों के अंदर कुछ अच्छा निखार पैदा कर रहा है या नहीं, इस पे आप खुद जान सकते हैं। तो कुलदीप सर, पहले आपका हम इस्तकबाल करते हैं शुभम चैनल डोडा। मैं शुभम चैनल के हवाले से पहले तो शुभम चैनल के जो ऑनर हैं और शुभम चैनल का जो स्टाफ़ है उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में कदम रखा तो शुभम चैनल ने हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम किया। तो हमने यहाँ से 2019 में शुरुआत की थी, तो आपके ही चैनल से की थी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको अभी भी याद है। तो बिल्कुल वाकई 2019 का साल चल रहा था, तो कुलदीप भारद्वाज सर हमारे चैनल में आए, इस चीज़ को वहाँ पे हमारे नोटिस में लाया, तो हमने चाहा कि हम इस चीज़ को यहाँ के लोगों के सामने थोड़ा सा लाएं। तो उस टाइम हमने कुछ न्यूज़ रखी थी, तो फ़िलहाल उस वक्त ये मसला यहाँ पे आया था, लेकिन आज ये तरक्की की तरफ गामज़न है। तो इस हवाले से भी आज हमें महसूस हुआ कि इनकी इस तरक्की के हवाले से यहाँ के लोगों को भी बेदार किया जाए और जितने भी यहाँ के बच्चे हैं वो भी इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ें, हमारा यही जो है आप लोगों से कहना है। तो कुलदीप भारद्वाज सर, जिस तरह से यहाँ पे मतलब बच्चों की काउंसलिंग करना या दीगर जितने भी काम होते हैं, तो पहले शुरू में जब आपने 2019 में लाया था तो एक सोच थी, फिर आप यहाँ पे आए, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन कायम किया और फिर कितनी मुश्किलातें आई आज यहाँ तक पहुँचने में आपको? मैं 2019 की बात अगर करूं तो 2019 में जब हमने इसको स्टार्ट किया, असली में जब इसकी स्टार्ट ये हुआ था, इसका जो बुनियादी टाइम था वो 2017 था। 2017 में मेरे दिमाग में एक सोच आई थी और वो अपनी बेटी की वजह से थी, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी शाही नेचर की थी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसमें नहीं था।
किसी तो उसी के हवाले से मुझे किसी ने कहा कि चंडीगढ़ में एक ऐसा कोई कोर्स होता है जिसमें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो मैं अपनी बेटी को लेके चंडीगढ़ गया। जब मैंने अपनी बेटी को चंडीगढ़ में एक कोर्स करवाया, 3 मंथ्स का वो कोर्स था, तो वाकई में मैंने अपनी बेटी के अंदर वो सब चीज़ें देखी। तो उस बेटी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, खुशी निरंकारी जिसका नाम है, और जिसका आपने 2019 में आपने इंटरव्यू किया था यहाँ पे। उसके बाद जब मेरी बेटी के अंदर मैंने चेंजिंग्स देखी, तो मैंने जम्मू में आशीष कोहली के साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था, अगर आप देखेंगे तो अगर आप खुशी निरंकारी सर्च करेंगे तो जेके मीडिया का एक इंटरव्यू निकलता है जिसके मिलियंस शायद व्यूज़ जा चुके हैं। उसमें भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिसका हेड ऑफिस डोडा में होगा और जिसकी ब्रांचें जो हैं अदर बाकी स्टेट्स में होंगी या अपनी स्टेट में होंगी। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो ब्रांच है वो त्रिकुटा नगर में 29 तारीख को खुल रही है, भद्रवा में खुल चुकी है, और यहाँ पे डीसी साहब थे डॉक्टर सागर डी डाइफोडे, उनकी मदद से, उनकी वजह से ये इसकी एक ब्रांच जो है, कई देर से हमारी बात हो रही थी ये कोविड से पहले, आई थिंक इसकी एक ब्रांच जो है पुणे में खुलने जा रही है। एक बहुत बड़ी बात है कि उनका हेड ऑफिस जो है वो डोडा में होगा। तो ये एक शुरू में तो एक सोच थी, अब ये एक विचारधारा बन गई है, क्योंकि शुरू में अकेले हम निकले थे इस रास्ते पे, तो अभी तो हमारे साथ पूरा स्टाफ जो है आपने देखा काफ़ी काबिल। तो आज ही मैं आपको बताऊंगा, आज हमने न्यू स्टाफ भी अपॉइंट करने के लिए आज हम कुछ एग्ज़ाम उनके लिए थे। तो अगर मैं बात करूं इसके स्टार्टअप से, इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ, क्यों ज़रूरी है, और आगे पहले जब हमारे पास 5 to 15 ईयर, आपने 2019 में शायद मेरे से सवाल किया था कि ये तो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए है, इनसे बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए क्या, उनका आपके पास ऐसा क्या है उनके लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक टेस्ट होता है, मैं कोर्स की बात बाद में करूँगा, वो कई बार हम कर चुके हैं, या बीच में मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो है एक टेस्ट यहाँ पे होता है जो थ्रू आउट इंडिया भी होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थ्रू आउट इंडिया में आप दिल्ली में करवा सकते हैं, चंडीगढ़ में करवा सकते हैं, गुजरात में करवा सकते हैं, और उससे पहले आई थिंक 2013 से पहले वो रशिया में होता था, जापान में होता था, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में होता था। इंडिया में 2013 में आया, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग हुई ये 1700 में हुई थी, 1800 ईस्वी में ही हो गई थी। इसके ऊपर रिसर्च करना, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक रिसर्च किया था कि एक क्लास होती है, 20 बच्चे होते हैं, रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता है, क्यों कुछ बच्चे एक्सेलेंट कर जाते हैं, कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या था? जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हर बच्चे के अंदर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं। अब 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आप जानते हैं कि जन्मजात प्रतिभा, हम उसको हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बेशक उसको हम कुछ और वर्ड से जानते होंगे, लेकिन कि आपके जन्म से ही आपके अंदर कोई ऐसा हुनर होता है जो सबके अंदर सेम नहीं होता, सबके अंदर बराबर नहीं होता। कुछ बच्चे बातचीत में काफ़ी तेज़ होते हैं, आपने देखा होगा, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनकी टांग बहुत तेज़ चलती है। कई बार हम बचपन में छोटे होते थे तो वो फीमेल्स आपस में बातें करती थी, मतलब हमारी माएँ वगैरह मासियाँ बातें करती थी, मेरे बेटे ना ज़बान पहले खोली थी, मतलब मेरे बेटे बोलना पहले शुरू हुआ था। दूसरे बोलते नहीं, मेरे बेटे की ना उसने तो 9वें महीने में चलना भी शुरू किया था। ये जन्मजात प्रतिभा है कि वो बचपन से ही उसके अंदर एक्सीलेंट होता है। अब वो 1-2 नहीं होती हैं, वो 8 होती हैं। अब कुछ चीज़ों का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनबॉर्न कि वो पैदाइशी के साथ। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंसी में क्या अंतर है। एक इंटरेस्ट होता है, दूसरी इंटेलिजेंसी होती है। इंटरेस्ट क्रिएट होता है हमारे यहाँ पे स्टेडियम, अक्सर हमारे जो घर हैं, जिनके घर स्टेडियम के पास हैं, अक्सर वो क्रिकेट देखते रहते हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट बनता है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। अब वो तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब वो कई बार वो डिफेंस के बच्चे होते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, और दूसरी जगह जहाँ ट्रांसफ़र होती है वहाँ पे स्टेडियम नहीं होता, वहाँ ऐसा ग्राउंड होता है कि सुबह मार्च पास्ट होता है, तो उनको लगता है कि मुझे कमांडो बनना चाहिए, तो इंटरेस्ट चेंज हो गया। क्योंकि कहीं और इंटरेस्ट एरिया देख के, लोकेलिटी को देख के, अपने रिलेटिव्स को देख के या अपने फ्रेंड सर्कल को देख के इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हमारा आज मैं आपको अपनी बात बताऊं,
आई थिंक 86 मेरा बर्थ है। हमारे दौर में जो फिल्म एक्टर होते थे अमिताभ बच्चन के हम फ़ैन थे। अमिताभ बच्चन को मानते थे कि हम अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं। लेकिन आज की डेट में हम फ़ैन अमिताभ बच्चन के नहीं हैं, हम तो टाइगर श्रॉफ को अच्छा समझते हैं। मतलब जो चेंज हो गया ना, सेम नहीं रहा। लेकिन इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज़ है वो कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैं अगर शुरू में बचपन में बोलने में अच्छा हूँ तो मैं दिन प्रतिदिन उसमें मेरे निखार आता जाता है और मैं और बोलने में अच्छा हो जाता हूँ। अगर मेरा लॉजिकली मेरा ब्रेन अच्छा है, लॉजिक्स लगाने में अच्छा है, तो यानी कि मैं मैथमेटिक्स में शुरू से ही अच्छा था और आगे भी जाके मैं अच्छा रहने वाला हूँ। इसके बाद में कई बच्चे म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी हो जाती है। और मैं यहाँ पे डोडा में एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी को लोग समझते हैं कि अगर मेरी बच्चे की म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी आई, क्या ये गाने बजाने वाला बनेगा, है ना। वो गाने बजाने वाले को वो लोग समझते हैं कि ये जो इंटेलिजेंसी आएगी तो फिर क्या हम इससे गाने गवाएंगे। म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी खाली गाना गाने के लिए नहीं होती। म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी वाला बच्चा इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर बन सकता है, म्यूज़िक कंपोज़र बन सकता है। अदर देन वो किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी काम में हो, वो कई बार क्या करता है, म्यूज़िक लगाता है, साथ साथ में पढ़ाई करता है। उसकी वो इंटेलिजेंसी भी है, उसकी वो स्ट्रेंथ भी है। कई बार आप समझते होंगे कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, साथ में क्या गाना लगा देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं गाना लगाते हैं और साथ में याद करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं पागल है क्या, ऐसे याद होता है। लेकिन अगर हमें पता चले कि हमारा बच्चा जो है ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंट है और ये अगर साइड में थोड़ा सा म्यूज़िक लगा के रखेगा, इसको जल्दी याद होगा, इसको याद रहेगा, तो ये कोई नुकसान है। लेकिन हमें पता रहना चाहिए, पेरेंट्स को पता रहना चाहिए, जो नहीं होता ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी है। और म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी वाले लोग क्या हैं, हर चीज़ शायराना अंदाज में पेश करते हैं। और केवल वो गवैये नहीं बनते। अब गवैयों की एक अगर देखें तो वो कोई कम नहीं है, वो बहुत बड़े स्टार हैं। आप सोनू निगम के साथ उसको उठा लो, मोहम्मद रफ़ी साहब को उठा लो, या अदनान सामी को उठा लो, या लता मंगेशकर को उठा लो, कि आज उनकी पहचान कहाँ है। इधर के IAS ऑफिसर को कोई नहीं जानता, लेकिन उन लोगों को दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। उनका क्या कैरियर हो सकता है वो हम सबको पता है। लेकिन उसके अलावा म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी वाले बच्चे जो हैं, उनको अगर सही तरीके से गाइड किया जाए, अगर उनको वो सब चीज़ें करने दी जाएं, तो वो पोइटर बन सकते हैं, वो राइटर बन सकते हैं, वो बुक लिख सकते हैं, वो अपने संगीत लिख सकते हैं, वो कोई भी नज़म लिख सकते हैं। वो उनका बहुत बड़ा कैरियर होता है। लेकिन आज की डेट में जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी अगर हमारे यहाँ के लोगों में है, तो वो बेचारे दरबदर हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उनको नहीं समझ सकते। एक म्यूजिकल इंटेलिजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से हमारी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी वाले लोग। अभी आप मुझे बात बताइए, अभी एक बच्चा हो तो उसकी इंटेलिजेंसी जो है, मैं आपको यहीं दूसरी चीज़ पे आऊँगा कि हमारे यहाँ लर्निंग स्टाइल होते हैं। अब लर्निंग स्टाइल में क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं ऑडिटरी होते हैं, सुनकर याद करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं प्रैक्टिकल लर्नर होते हैं, और कुछ बच्चे जो विजुअल लर्नर होते हैं। अभी कई बार सर ने भी देखा होगा, आप सबने देखा होगा कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं पापा मम्मी या सर या मामू या चाचू, मैं क्या करता हूँ कि आपको लिख कर देता हूँ, नहीं सुनाओ। बोलते ना, कई बार हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं मैं लिख कर देता हूँ। अभी बेचारे उसका क्या दोष है, वो प्रैक्टिकल लर्नर है, वो सुना नहीं सकता, उसका एक गुण है। और अगर आप उसको सुनाने के लिए बोलेंगे, 40 बच्चों के बीच में खड़े करेंगे, तो क्या होगा, वो उसके माइंड पे एक प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो जो लिखना था वो भी नहीं लिख पाएगा। तो हम चले तो थे कुछ कमाने, पर कुछ गवा के आ गए। तो वही है हमारे यहाँ लर्निंग स्टाइल जो मैं आपको दिखाने जा रहा था। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगा। लर्निंग स्टाइल के साथ साथ हम कुछ चीज़ें और कवर करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो अभी वीडियो को देख रहे हैं या आगे जैसे अपलोड होगी वो ये वीडियो देखेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि आज के जो 10th और 12th के बच्चे हैं, ये जो टेस्ट की मैं जिक्र कर रहा हूँ, या अगर 2 साल के बच्चे का अगर आप टेस्ट करेंगे, तो आपको 2 साल के बच्चे की ग्रोथ कैसे होनी है, उसके आसपास कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ताकि उसको पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक खुद पढ़े वो। तो 2 साल से लेकर किसी भी एज का ये टेस्ट, किसी भी एज के लिए ये टेस्ट ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मैं बताऊँ, आपके लिए भी इसलिए ज़रूरी है, या कोई इंसान अभी जॉब कर रहा है उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि आफ्टर रिटायरमेंट, आपने देखा होगा हमारे फौजी लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा आता है ना,
वो या तो इलेक्शन लड़ेंगे, या तो फिर गाड़ियाँ खरीदेंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे जिनमें उनका महारत नहीं है। और कई सारे लोग जो है 5% लोग कामयाब हो जाते हैं, 95% लोग जो हैं वो उनका अपना पैसा जो होता है, अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाता है। और आपको मैं बताऊँ, अच्छे अच्छे जो IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर जो हैं, एक अनपढ़ जो वो जैसे हमारे होता है जी लीडरशिप, वो ऐसे करते हैं कि वो अनपढ़ों वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सारा पैसा वैसा एक लीडरशिप में चले जाते हैं, एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, एक मैंडेट ले लेते हैं, इलेक्शन लड़ लेते हैं, जो उनका हिडन टैलेंट नहीं होता, जिससे वो अपना जो जमा पूंजी है, जो अपने जमा राशि है, उसको भी ख़त्म कर बैठते हैं। अभी जिसको डॉक्टर बनना चाहिए वो डॉक्टर बने तो अच्छी बात है ना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि कैंचियाँ भी अंदर रह जाती हैं। हमने कई बार स्टोरियाँ सुनी हैं कि कितना कुछ हो गया है कि ये चीज़ अंदर रहेगी, वो चीज़ अंदर रहेगी, किसकी रहती है? मुझे बताओ, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है, ये जो आपसे ज़बरदस्ती करवाई जाए? ज़बरदस्ती के काम में हम थक जाते हैं। एक बच्चे को बैटिंग करना अच्छा लगता है, आप उससे बैटिंग करवाते हैं, वो एक लंबी इनिंग खेलता है ना। आप ज़बरदस्ती बोलते हैं यार तुम बैटिंग तो अच्छी करते हो, पर बॉलिंग भी वो ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग में क्या वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन वो बॉलिंग जो करता है वो इंटरेस्ट से नहीं करता, वो वहाँ पे थक जाता है। एक स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जिसमें जो हमारी इंटेलिजेंसी है उसके मुताबिक अगर कोई काम हो तो हम उसमें थकते नहीं हैं, हम वो काफ़ी अच्छा। हम अपने व्यूवर्स को बता देते हैं कि एक बच्चे के अंदर EQ होता है, IQ होता है, AQ होता है, CQ होता है, और अगर किस बच्चे की कितनी परसेंटेज है, कभी हमने सोचा? हम सोचते हैं बच्चे का IQ अच्छा होना चाहिए। क्या आपको पता है IQ के साथ EQ, AQ, CQ भी होना चाहिए? अगर आपका बच्चा, उसका IQ अच्छा है, मतलब वो इंटेलिजेंट अच्छा है, अगर उसका जो है EQ अच्छा नहीं है, इमोशनली क्वेश्चन उसका अच्छा नहीं है, तो वो हमदर्दी नहीं होगा। आप क्या करोगे इसकी इंटेलिजेंसी को? कई बार आपने देखा है कि वो एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो पढ़ा लिखा इसलिए होता है कि वो इंटेलिजेंट होता है, पढ़ लिख जाता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं यार इसकी पढ़ाई को क्या करूँगा, इसको टोटली हमदर्दी नहीं, अपने मेरे की पहचान नहीं है, ये आज नीचे नहीं देखता। अरे उसका कसूर नहीं है, उसके अंदर वो क्वेश्चन ही वैसा ही, इसलिए वो इंटेलिजेंट तो है पर हमदर्द नहीं है। तो आपके बच्चे के अंदर EQ, IQ, AQ, CQ कितना है, किस क्वेश्चन की मतलब क्या निकलता है, और आपका बच्चा कौन सी लाइन में जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात करूंगा मार्केटिंग, क्या है जी, एक्वायरिंग मेथड। अब एक्वायरिंग मेथड की बात करें तो ये भी अपने 4 किस्म के होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं बच्चा सेल्फ कॉग्निटिव कितना है, बच्चा अफेक्टिव कितना है, बच्चा रिफ्लेक्टिव कितना है, बच्चा रिवर्स थिंकर कितना है। ये चारों किस्म के लोग होते हैं। आप देखिएगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं सेल्फ कॉग्निटिव, अपनी मर्ज़ी से घर में आते हैं, अपनी बुक, उनको घर वाले नहीं बोलते, वो घर वालों को बोलने के बिना खाना खाते हैं, बुक्स निकालते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, कल का काम देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना चाहिए वो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो देख कर पढ़ते हैं, दीदी पढ़ रही है क्या, या भैया पढ़ रहा है क्या, अगर दीदी और भैया ने बुक्स निकाली तो वो भी निकाल देगा। वो होते हैं अफेक्टिव। अब जो अफेक्टिव बच्चा है, अगर वो 90% अफेक्टिव है, तो आप सोच के चलिए कि अगर अच्छी संगत में जाएगा, अच्छे लोगों में जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, अगर बुरी संगत में पड़ गया तो बहुत बुरा बनेगा। तो डिपेंड, हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, जब मुझे उसके बारे में पता चलेगा कि वो कौन से टेस्ट की मदद से, अगर हमें पता चले कि वो बच्चा अफेक्टिव कितना है, वो बच्चा रिफ्लेक्टिव कितना है, वो बच्चा रिवर्स थिंकर कितना है। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो आपके सामने बात करेंगे, आपके जाने के बाद फिर सोचेंगे कि किया जाए या ना किया जाए। बाद में आप पूछोगे यार मैं सोच रहा था कि अगर ये हम नहीं करते तो कैसा रहता। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब ये तो चीज़ें रही, ये तो अगर हम इस बुक को पढ़ने शुरू हो गए तो 1.5 से 2 घंटे की बुक है, मैंने आधे से ही शुरू की है, वो भी 2-3 पेज में चाहता हूँ कि व्यूवर्स के सामने। उसके अलावा जो पर्सनैलिटी है बच्चों की, वो एक पक्षी के नाम पे इसलिए साइंटिस्ट ने रखी है क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारे जो हरकतें हैं, एक परिंदों की तरह है, एक पक्षियों की तरह है। अब ये 4 किस्म की है। एक ईगल पर्सनैलिटी, डोमिनेट जिसको हम बोलते हैं। अब ईगल पर्सनैलिटी वाले बच्चे क्या करते हैं
कि वो सेल्फ कॉग्निटिव होते हैं, वो बच्चे जो है टारगेट सेंट्रिक होते हैं, जो एक बार फैसला कर लेते हैं, एक सोच लेते हैं, वही करते हैं, है ना। और वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो जब फैसला कर लिया वो किसी की नहीं सुनते। अब इसी के साथ साथ कुछ बच्चे जो है पिकॉक, है ना, उनका क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंशियल, मतलब किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। अगर उन्होंने किसी के पास अच्छा सा सूट देख लिया तो उनको भी चाहिए। लड़कियां होती है ना, तो कई बार क्या होता है, ऐसे लड़के जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं कि उनने कोई नई जैकेट ले ली, नया शूज़ ले लिया, तो वो जब तक वो तारीफ़ ना सुने तब तक उनको लगता है, और वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से वो तारीफ़ करवाते हैं अपनी। या तुम ध्यान नहीं दिया, मैंने नई गाड़ी ली है, या नई मोटरसाइकिल लिया, या नया मैंने जैकेट या पैंट या कुछ भी ऐसा किया है, तो वो चाहते हैं तारीफ़ सुनना। अभी दूसरा आउल, ये भी एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो सीधा साधा होता है, पर ड्यूल थिंकर होता है। ड्यूल थिंकर, डबल थिंकिंग होती है उसकी। पर उसके अलावा इसके अंदर बहुत हाई लर्निंग एबिलिटी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसे बच्चे जो हैं, मैं आपको कैरियर बता दूं, इसके अंदर तो बहुत कुछ है। अगर एक बच्चा CID में जाता है, CBI में जाता है, अगर वो ड्यूल थिंकर नहीं है तो वो क्या करेगा? वो किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सोचेगा ही नहीं कि उसके, वो कहते हैं कि वो सीधा सीधा नहीं सोचते हैं, वो उल्टा सोचते हैं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो ऐसे कैरियर्स होते हैं। और उसके अलावा जो डाव क्या होता है, एक वो रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं बच्चे, और वो अगर क्रिकेट में है तो एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। अदर देन ऐसा डाव किस्म का बच्चा अगर टेनिस खेले, बैडमिंटन खेले तो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ईगल पर्सनैलिटी चाहिए। सिंगल खेलना है ना, टीम प्लेयर नहीं होता। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आर्मी में जाएं तो क्या होगा? नहीं कामयाब होंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते लाइफ में, एक अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? आज से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे भी सुन रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम जो अपने फैसले करते हैं वो अपने घर में हम रिश्तेदार को पूछ के करते हैं, या फिर हम जो अच्छा कोई पढ़ा लिखा होता है उसको पूछ के करते हैं, या फिर कहते हैं दोस्त ने सब्जेक्ट ले लिया मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। और ऐसी अगर चीज़, ऐसा टेस्ट है तो 10th और 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा 10th और 12th और ग्रेजुएशन की बात मैं बताऊँगा कि ये जो साथ में बैठे हैं इनका नाम राहुल है। अब जिस दिन उन्होंने 10th किया तो मैं आपको ये बताऊं, ये 10th में टॉपर थे। तो जब इन्होंने मुझे पूछा तो आप समझते हैं कि समझ भैया बताएंगे, तो इन्होंने पूछा क्या लेना चाहिए। मैंने कहा जी मेडिकल और नॉन मेडिकल हो, क्योंकि जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर उनको कहा जाता है कि अब मेडिकल नॉन मेडिकल बोथ ले लो, तो बोथ सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद में 12th करने के बाद इन्होंने पूछा अब क्या करना है। मैंने कहा कॉलेज से BSc कर लो। तो जब भद्रवा में एडमिशन ली, साथ ही साथ मुझे किसने कहा कि आप भी क्यों ये भेड़ चाल चल रहे हो, आप एक काम करो कोई टेक्निकल देख लो। तो मुझे पता चला कि ये डिप्लोमा हो रहा है इसमें पॉलिटेक्निक में सिविल्स का। तो मैंने कहा मैं एंट्रेंस दे लो, एंट्रेंस दे दिया, इनको सीट निकल गई, सिविल्स मिल गया, खिलेनी से 3 साल का डिप्लोमा कर दिया, फिर बीटेक कर ली और बीटेक भी 86% से की। लेकिन जब हमने ये टेस्ट किया तो इनका आया कि इनको मेडिकल नहीं लेना चाहिए, इनको आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि ये इंटेलिजेंट थे लेकिन इनकी पर्सनैलिटी आर्ट्स वाली थी। अब ये वाकई में आज भी इनको नक्शा बनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये काउंसलर बन सकते थे। इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट की, काउंसलिंग का कोर्स किया, और आज इन्होंने 650 परिवारों की काउंसलिंग की है। कि जिस तरीके से मैं दरबदर हुआ हूँ एक अच्छे टॉप। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि WHO की एक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में पता चलता है कि 12,000 बच्चे सुसाइड करते हैं, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते हैं। वो अच्छी टॉप क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो इतनी बड़ी जगह पहुंच जाते हैं, इतना मतलब कि ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और जब उनको लगता है कि मैं इसके लायक बना ही नहीं था, और तो मैं इससे अच्छा अगर टीचर होता तो मैं ज़्यादा खुश था। या कई बार वहाँ पहुँचने के बाद उनका हिडन टैलेंट नहीं होता तो उनको जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती, तो घर वाले ये करते हैं कि शादी कर लो अब, है ना। तो शादी करने के लिए वो कहता है मैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगली को क्या खिलाऊंगा जिसके साथ शादी करूंगा। तो वो एक स्ट्रेस जो है वो इनको
उस तरफ लेके चलता है। क्योंकि एक अगर अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन करके अच्छी क्वालिफिकेशन करने के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद बच्चा मजदूरी भी तो नहीं कर सकता। और वही बच्चा अगर उसको 5-7 हज़ार की जॉब मिल जाएगी तो वो एक जो 12th पास हो, एक जो अनपढ़ हो, वो भी 12-15 हज़ार कमा रहे हैं और पीजी वाला भी 12-15 हज़ार ही कमा रहा है, तो उसको क्या महसूस होता है? वो उसके दिल पे पूछना चाहिए कि भैया उसके साथ क्या हो रहा है। तो एक जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर मैं बात करूं, बाहर की नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में सर बैठे हैं, तो हमारा एक दौर था जब 86 वाले, जब 90 के आसपास उन्होंने 12th की, तो सब मुबारकें देते थे, मखाने वगैरह वो बांटते थे कि आपका बच्चा 12th पास हो गया, अब इसकी जॉब पक्की है। और हमने देखा कि 12th पास वाले आरटी टीचर लगे, 12th पास वाले लोग कई सारे मुलाजम हैं इस वक्त। अब उसके बाद में जो 12th के बाद ग्रेजुएट, हमारे गांव में ना लोग ग्रेजुएट को चेयर दे देते थे, सरपंचों और सरपंचों के बाद बिठा देते थे, ये लड़का ग्रेजुएट है यार, इसकी बात सुननी चाहिए। आज की डेट में MMA, मेरा एक दोस्त है उसने MMA की हुई, आज की डेट में इतनी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके जॉब्स नहीं है। जॉब उसी को मिलेगी जिसका हिडन टैलेंट और जो उसका सब्जेक्ट है वो मैच करता होगा। वो कहाँ क्यों मिलेगा? क्योंकि आज भी लोग मकान उसी से बनवाते हैं, नक्शा उसी से बनवाते हैं जो आपको थोड़ी सी जगह में 3 BHK निकाल के दिखाए, और जो ये कहते हैं कि नहीं इधर नहीं बन सकता। आज भी लोग अपने बच्चे को, अपने फैमिली को उसी डॉक्टर के पास लेते हैं जो काबिल है, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर है चाहे प्राइवेट है, तो उनके लिए कभी जॉब्स ख़त्म नहीं होती। तो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट काबिल होना ये सबसे बड़ी बात है, और काबिल वही हो सकता है जिसका इंटेलिजेंसी और जिसका सब्जेक्ट मैच करता हो। तो ये एक टेस्ट है जिसके माध्यम से हमें फिंगरप्रिंट्स का टेस्ट होता है, जैसे आधार कार्ड बनता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद इसकी रिपोर्ट आती है, इसी ऑफिस में आती है यहाँ पे, और यहाँ पे ही उस बच्चे की काउंसलिंग करके जो है उसको सब्जेक्ट रखने चाहिए वो यहाँ पूरा समझाया जाता है, और पूरी 56 पेजेस की रिपोर्ट जो है एक बच्चे की बनती है। ये मैंने टेस्ट की आपको कंप्लीट जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप साहब। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, दिल तो ऐसा करता है कि पूरे इनका ही सुनते रहें और हमारी जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है उनको बताते रहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं, अपने मुस्तकबिल में फिर रोते हैं, तो उससे बेहतर है कि इस तरीके से अगर वो इनके साथ थोड़ा जुड़ें। अपने लिए कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा इदारा इस वक्त BDI चल रहा है डोडा में, इसके साथ जुड़ें आप लोग, और यहाँ से अपने आप के जो कैरियर काउंसलिंग के जितने कोर्सेज हैं उनके लिए आप आएँ। फिलहाल हम इनसे एक और सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अभी तक इतनी सारी जानकारियाँ दी और वाकई माकूल जानकारियाँ लग रही हैं, और इससे काफ़ी सारा बच्चे जो है फ़ायदा यहाँ के बच्चों को होगा, ये किस एज तक आप किस तरीके से मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं? काउंसलिंग है, बाकी जो कोर्सेज हैं, किस एज तक क्या कोर्स करा रहे हैं, और काउंसलिंग किनको करा रहे हैं, कब करा रहे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने मार्च और अप्रैल तक रखा है कि हम 10th और 12th वाले बच्चों को सबसे पहले ले रहे हैं। मेरी CO साहब से मुलाकात हुई थी। 52 हायर सेकेंडरीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, और 52 हायर सेकेंडरीज़ में हमें पहुंचने की कोशिश लगी कि हम उन हायर सेकेंडरीज़ में पहुंचेंगे। 10th और 12th वाले बच्चों को पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और उनका टेस्ट करके इस बार जितने भी बच्चे हमारे से हो सकें एक टेस्ट करके सही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी 10th और 12th हैं। उसके बाद में अगर आपको बोलूं कि बेसिक आप 2 साल के बच्चे का ही टेस्ट करवाएं, और 2 साल के बच्चे का जब टेस्ट होगा तो हम आपको बताएंगे इस बच्चे की परवरिश आपको कैसे करनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 5 साल की उम्र में पता चल जाए कि अच्छा बच्चा, ये जो बच्चा है ये अच्छा तबला बजा सकता है, तो वो अच्छा तबले वाला बनेगा, या 15 साल की उम्र में पता चल जाए ये अच्छा तबला बजा सकता है, वो प्रैक्टिस कब करेगा? हमारे यहाँ के बच्चों को 80% बच्चों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये नहीं पता होगा कि NDA क्या होता है, वो कब किया जाता है, उसकी प्लानिंग कब होती है। 80% डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी एक कोशिश है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को देखे कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम इतना सा काम कर दे कि अपने हाथों से कई बच्चों के फ्यूचर को बना सकता है, कई सारे बच्चों को सुसाइड से बचा सकता है।
सिर्फ आपकी एक शेयर से ये वीडियो कहीं से कहीं पहुंच सकती है और इन बच्चों का भला हो सकता है। ये टेस्ट किसी भी एज के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे 10th और 12th के बच्चे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 52 हाई सेकेंडरीज़ को कवर करें। और इसके अलावा अगर मैं बोल दूँ 52 हाई सेकेंडरीज़ हैं, 159 हाई स्कूल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। तो बहुत बड़ा है, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, अकेले नहीं पहुँच सकते। इसलिए आज जो आप हमारे बीच में आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा कुलदीप जी ये बताइए, अभी आजकल जो आपने अभी बताया था कि ये कर रहे हैं काउंसलिंग, तो ये इन्होंने अभी 600 या 650 बच्चों को काउंसलिंग की है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि मतलब क्या पाया आपने इन तमाम चीज़ों में। हाँ सर, अभी तक जितनी भी काउंसलिंग की है तो काउंसलिंग से ये लगता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अवेयर ही नहीं। बच्चे तो छोड़ो, हमारे पेरेंट्स भी कुछ अवेयर नहीं, उनको पता ही नहीं है। बच्चों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजुअली जब बच्चा यहाँ पे आता है 10th का हो 12th का हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे आप 10th में हैं, आगे जाके क्या करेंगे, कहते हैं सर अभी तो पेपर ही नहीं हुआ। फिर पूछा जाता है कि बेटे चलो पेपर हो गया, फिर क्या करोगे, देखते हैं जिसमें मार्क्स अच्छे आएंगे वही करेंगे। वही ऐसे जैसे आज इस दौर में, इस 21 सेंचुरी में हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों को पता ही कुछ नहीं। सब्जेक्ट कौन सा लेना है ये अलग बात है, हम ले कौन सा सकते हैं ये नहीं पता। हमारे बच्चे अवेयर ही नहीं है कि सब्जेक्ट है कितने और किस सब्जेक्ट से मुझे क्या हासिल हो सकता है और उस सब्जेक्ट को मैं कैसे लूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो है ही नहीं। तो जब भी पेरेंट्स से और बच्चों से ये बात होती है तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि सबसे पहले बच्चे और अपना जो पेरेंट्स है दोनों यहाँ पे आओ, बात करते हैं, बच्चे में क्या है वो देखते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो देखते हैं, फिर एक कंप्रोमाइज़ करके कि नहीं बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है और इसको हम ऐसे उभार सकते हैं, ऐसे उसका एक आउटपुट निकल सकता है, तो फिर वो काउंसलिंग होने के बाद उस चीज़ को बताया जाता है। ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का रुजू करने के बाद कितने ऐसे लोग आपने देखे, कितने ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखे जिनको ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने गाइड किया और वाकई वो प्लेटफॉर्म पे आ गए? हाँ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन आपका इसलिए है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले स्ट्रेस में रहते थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पेरेंट्स भी स्ट्रेस में होते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप से टॉप पोजीशन को अचीव करे। बट होता क्या है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा किस में काबिल है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जब यहाँ पे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, फिर वो दोनों अवेयर हो जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि एक बाप का अपने बच्चे पे ट्रस्ट और एक बच्चे का अपने बाप पे ट्रस्ट कि नहीं मेरा बच्चा काबिल होगा, ये कुछ करके दिखाएगा, और बच्चे का कि नहीं मेरे माँ बाप जो हैं उनको सब पता चल गया है कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, और अब वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेगा। तो ये जब काउंसलिंग होने के बाद ये चीज़ें उनमें आती है। अभी ये रिज़ल्ट आपको आज जो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, आज से ठीक 10 साल के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये जो टेस्ट हुआ था उसका जो रिज़ल्ट आज हमें शो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमें अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे रमेश जी भी थे और इसके अलावा ये इनके जो यहाँ के एक टीचर हैं। तो फ़िलहाल आपने देखा काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ के बच्चों को समझाने की कोशिश की है। तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबिल बिगड़ता जा रहा है, और चंद ही बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी वो कहीं ना कहीं फिर नाउम्मीदी का शिकार होते हैं, क्योंकि जब उनका रोज़गार का मसला होता है, जब बाकी दिगर अखराजात पूरा करने के मसले होते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं उस वक्त परेशान हाल हो जाते हैं कि आखिरकार हमने इतना कुछ किया और इसका कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ के रमेश जी हैं इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, ये क्या देना चाहेंगे इस हवाले से पैगाम यहाँ के लोगों को। सर आपका स्वागत। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके विजन को सलाम करता हूँ कि आपने जिस हेतु ये इंस्टीट्यूट का नींव का पत्थर रखा था, बेसिक रखा था, और आपने उनकी जो बेसिक
नीड थी उसको भांपा। मैंने आपको सलाम इसलिए ठोका कि आप पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका बच्चा जीनियस है, हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा एक जीनियस है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग आपके पेरेंट्स का काम भी करेंगे और बच्चे का दोस्त बन के भी उसको अच्छा देंगे। दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। और एक विजन है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि हम लोग डोडा जैसे रिमोट, जिसको रिमोट एरिया कहा जाता है, हिली एरिया कहा जाता है, हिली ट्रेन कहा जाता है, तो हम पूरी दुनिया को ये दर्शाना चाहते हैं कि डोडा सिटी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज हम ये दर्शा देना चाहते हैं, यहाँ दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान को जता देना चाहते हैं कि डोडा पूरे हिंदुस्तान को लीड करने वाला है। वो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हेड ऑफिस डोडा में रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में खास करके जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर हमारी ब्रांचेस को लेंगी। और आपका बच्चा जीनियस है, नो डाउट, उसको रियलिटी में जीनियस किस तरह बनाया जाता है, हमारी फैकल्टी, जैसे आपने आज देखा, खुद महसूस किया कि हमने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया। वो इसलिए नहीं कि हमें ऐसे आलते फालतू लोगों को भर्ती करना है, हम जता देना चाहते पूरे हिंदुस्तान को कि हमने क्रीमी लेयर उठाया है और आपका बच्चा वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे वो मॉडल क्रिएशन होगा। आपका स्ट्रेस, आपका हर फील्ड में आप उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसको हम डेवलप करेंगे। खास करके नेगेटिविटी जो बच्चे में आती है या कहीं ना कहीं उसका उठना बैठना, जो कि आज हम लोग देखते हैं कि अच्छे घरों के बच्चे नशों में मुब्तला हैं, बुरे कामों में मुब्तला हैं, लेकिन आप उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ लाइव कैंडिडेट्स हैं, मैं इनके आपके साथ इसलिए रूबरू हूँ कि ये खुद इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि काउंसलिंग, जो रियल काउंसलिंग है, किस तरह की जाती है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों को दे रहे हैं कि यहाँ पे आइए, अपने बच्चे का फ्यूचर यहाँ से, जो हमने बात की सर ने DMIT टेस्ट, वो किसी का भी हो सकता है, आपको द बेस्ट क्या कैरियर काउंसलिंग करनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है और आप किस चीज़ में महारत रखते हैं, अगर आपको पहले से पता हो तो आप दुनिया को क्या दे सकते हैं वो आपको भी पता नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज यहाँ पे जो फाउंडर हैं ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कुलदीप भारद्वाज जी, इसके अलावा रमेश जी यहाँ पे थे और इनके दूसरे सार थे और इनके अलावा पूरा स्टाफ भी यहाँ पे था। आज इन्होंने जो टेस्ट यहाँ पे बच्चों का कंडक्ट कराया था उसमें भी काउंसलिंग हो गया। अब उसका रिज़ल्ट आएगा तो बच्चों को भी ये पता चलेगा कि किस तरह से उनका कैरियर किस फील्ड में आ सकता है। तो आपने देखा कि इस वक्त जो ये इंस्टीट्यूशन है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ के लोगों को काउंसलिंग कर रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पे काउंसलिंग का कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए था जिससे यहाँ के बच्चों के कैरियर को बनाने में आसानी होती। और आज वाकई कुलदीप भारद्वाज सर की वजह से ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेड ऑफिस डोडा में है और यहाँ इसकी ब्रांचें जो है जम्मू में और दीगर इलाका जात में, और इसके अलावा अब पुणे वगैरह के लिए भी इनकी जो ब्रांचेस हैं और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचें इंशाल्लाह खुलेंगी। तो बहुत ही एक अच्छा कोऑपरेटिव कदम है, हम इनको सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया कि इस डोडा के अंदर जहां को बार बार ये बताया जाता था कि यहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है, पहाड़ी इलाका है, गुर्बत है, बाकी चीज़ें, लेकिन उन तमाम चीज़ों को देखकर मद्देनज़र रखकर इस तरीके का इंस्टीट्यूट खोला और आज वाकई ये कामयाबी की तरफ दौड़ रहे हैं। फिलहाल काफ़ी सारी बातें करनी थी, वक्त काफ़ी हो चुका है, इसको पूरा देखिए, मज़ीद इसको शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुँचाइए। दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान इद्रीस फलाही को मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।